नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। हमारे देश में पति को भगवान कहा जाता है। देश की औरतें पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का मुश्किल व्रत रखती हैं, लेकिन हमारे ही देश में कुछ औरतें ऐसी भी हैं जिनके सिर पर छोटी छोटी बातों पर खून सवार हो जाता है, जिसके बाद वो पति को कुछ नहीं समझती। महाराष्ट्र के पुणे में एक 38 साल के शख्स के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस शख्स की नाराज पत्नी ने उसे ऐसा मुक्का मारा कि उसकी मौत हो गई। दरअसल पत्नी अपने जन्मदिन पर दुबई जाना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे ले नहीं जा पाया, जिसके बाद नाराज पत्नी का ऐसा पारा चढ़ा कि उसने अपने पति के चेहरे पर मुक्का मारा और ऐसा मुक्का मारा कि उसकी मौत हो गई। ऐसी ही घटना देश की राजधानी दिल्ली में घटी, जहां एक गुस्साई बीवी ने अपने पति का कान काट डाला। मामला सुल्तानपुरी से सामने आया है, जहां पीड़ित पति ने पुलिस को बताया कि वो 20 नवंबर की सुबह अपनी पत्नी से घर की सफाई करने के लिए कहकर घर के बाहर कूड़ा फेंकने गया था और जैसे ही वापस लौटा उसकी पत्नी ने लड़ना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने उससे घर बेचकर हिस्सा देने के लिए कहा ताकि वह बच्चों के साथ अलग रह सके, लेकिन जब पति ने मना किया तो उसकी पत्नी ने गुस्से में आकर उसका दाहिना कान इतनी जोर से काटा कि कान का ऊपरी हिस्सा कटकर अलग हो गया। घटना के बाद पीड़ित का बेटा उसे इलाज के लिए मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल ले गया। ये दोनों घटनाएं कई सवाल खड़ा करती हैं और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, राखी अग्रवाल जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं और सुषमा सिंघवी जी जो कि सोशल वर्कर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप देख रही हैं समय का बदलाव, महिलाओं को जहां सबसे ज्यादा सेंसिटिव, समझदार, सुलझा हुआ माना जाता था, पेशेंस उनके पास बहुत ज्यादा है कहा जाता था, और इस तरह की घटनाएं अब जो सामने आ रही हैं, क्या कहेंगी आप इस पर? धन्यवाद मुक्ता। प्रश्न और क्वेश्चंस बहुत ज्वलंत उठाए गए हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि हमें इनके पीछे का कारण भी ढूंढना चाहिए कि अगर औरत या नारी ऐसी हुई है तो क्यों हुई है, और इसके अनेक कारण मैं देख पा रही हूँ। इसमें से एक है विद्रोही रूप, और वो विद्रोही रूप शायद इसलिए भी हुआ है कि बरसों से दबाई जाती थी। वो ये सोचती थी कि हम दबने के लिए आए हैं, और जब औरतों को एजुकेशन मिला तब उन्होंने अपने आप को फुटमैट समझना बंद कर कि कोई भी आता है पुरुष वो अपनी मिट्टी झाड़ के चला जाए। पर इसके पीछे भी अतिशयोक्ति हो गई। अब वो अतिशयोक्ति किस हद तक गई है, शायद उनका इमोशनल बैलेंस वो मेरे हिसाब से वो नहीं रखता है, क्योंकि इमोशनल बैलेंस में या तो आप नकारात्मक हो जाते हो या आप सकारात्मक हो जाते हो, और जब आप नकारात्मक हो जाते हो तो हर चीज आपकी गलत दिशा में जाती है। और वही सोच अगर सकारात्मक हो जाती है तो शायद आप बहुत अच्छी चीजें भी कर सकते हो और गलत चीजों को बहुत अच्छे रूप में ढाल भी सकते हो। तो मैं ये सोच, जैसे एक हमारे पुराने जमाने में कविता हुआ करती थी, तो नई कविता, अकविता, ही कविता, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक वैसे नारी का रूप बदलता 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 क्यों में तो फेमिनिज्म में चला गया, और वो फेमिनिज्म शायद अति को पार कर गया। इसके पीछे मेरे ख्याल से कुछ हद तक पेरेंट्स भी दोषी हैं, क्योंकि वो उकसाते बहुत। अगर सही बात को भी हम अगर सही दिशा से बोलें, मान लीजिए किसी लड़की ने आके माँ को अपने पति की शिकायत की, अपनी सास की थी या अपने ननद की भी की, तो माँ हो सकता है उसको कई सकारात्मक तौर पर भी सीख दे सकती है। और आज के जमाने में ये हो गया कि नकारात्मक, और जितना विद्रोही बनोगे उतना ही आप पति को दबा। तो वो दबाने की जो प्रक्रिया थी शायद उसके विद्रोह रूप का अब ये प्रतिकार। राखी जी, आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसा सुषमा जी ने बोला कि दबाने का ये नतीजा है कि अब इतने निखर के सामने आ रही हैं। हालांकि ये घरेलू हिंसा झेलने वाले एक पुरुष की बात नहीं है, ऐसे अनेक पुरुष हैं जिनके साथ घरेलू हिंसाएं होती हैं, जिनके साथ पत्नियां मारपीट करती हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या मेंटल कंडीशन होती है कि इस तरह के का व्यवहार करने के लिए पत्नियां मजबूर होती हैं? देखिए, ये जो दो केस हमारे सामने आए, अगर हम इसको एक समग्र दृष्टि से देखें तो सिर्फ महिलाओं के केस नहीं आए, बहुत से ऐसे केस भी टाइम टू टाइम आते हैं जहां पर पति भी अपनी पत्नी के साथ ओवर एम्बिशन होकर इस तरह की चीजें करते हैं।
तो हमारा यहाँ पे मेजर सवाल है कि पति हो या पत्नी हो, जहाँ हम अपनी बहुत सारे एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, कोई भी स्पाउस हो, कोई भी पार्टनर हो, अगर हम इतना आतंकी रूप ले ले, इतना विद्रोही रूप ले ले, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि इस केस में हमने देखा कि उन्होंने पति के नाक पे गुस्सा मारा, जबकि जो नाक वाला ये लिप्स और नाक ये वाला जो हमारा पोर्शन होता है, ये सबसे ज्यादा वस्कुलर पोर्शन होता है। वस्कुलर पोर्शन यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। और जब भी यहाँ पर कुछ चीज हिट होती है तो हमारे वस्कुलर पोर्शन में, तो फौरन वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। और वो ब्लड की क्लॉटिंग, जैसे कहते हैं अगर किसी को कुछ इन्फेक्शन है तो सबसे पहले वो ब्रेन में जाने का डर रहता है, अगर वो लिप्स के आसपास के पोर्शन में है तो वो जहाँ क्लॉटिंग हुई वो एकदम इंस्टेंटली हमारे ब्रेन में गई, और ब्रेन में जो सर्कुलेशन था वो वहीं के वहीं रुक गया, जिसकी वजह से इमीडिएटली ब्रेन हैमरेज हो गया, और जिसमें जो है विक्टिम है कि ये हॉस्पिटल जाते समय रास्ते में ही इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे ये ब्रेन हैमरेज की वजह से हुआ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो इनका ये वस्कुलर से यहाँ से क्लॉटिंग होके वो ब्रेन में गई। तो लेकिन सप्रेशन, राखी जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ एक जेंडर के लिए तो आप नहीं कह सकते हैं कि अगर पति ने जुर्म किया तो अलग कारण है, और अगर पत्नी ये कर रही है तो आप ये कह के इससे आगे बढ़ सकते हैं कि सप्रेशन। हाँ सुषमा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं। हालांकि मैं आप दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो दोनों से ही है कि देखिए, चाहे पति हो, चाहे पति पत्नियों के साथ हिंसा करे, चाहे पत्नियां पति के साथ हिंसा करें, अपराध तो दोनों है, लेकिन पत्नियों के लिए घरेलू हिंसा के कानून है लेकिन पतियों के पास वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलत भी तो है। बताइए सुषमा जी। मुद्दा मैं इसी बात पे आ रही थी कि एक तो हम किसी भी चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि यही है या यही नहीं है। ये कई बार परिस्थितियों के अनुसार भी चीजें हो जाती हैं और घट जाती हैं। यह हो सकता है परिस्थिति आज आपके विपरीत रही हो, आप उस वक्त कुछ नहीं कर पाई हो, और बाद में वो इस रूप में फूट के सामने आता है। और ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा कानून जो है वो भी इसके लिए, मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक दोषी, क्योंकि हम सिर्फ जब एक विमेन शिकायत लेके जाती है तो उसको हम सच मान लेते हैं, वही जब एक पुरुष लेके जाता है उसको हम सच नहीं मानते। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं ये पुरुष है, यही एग्रेसिव है, यही सब कुछ किया होगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि नारी ने ये काम किया या ये किया। हम पुरुष को कभी भी गलत साबित करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यही अगर नारी करती है तो हम उसको डिफेंड भी करने लगते हैं। आज थोड़ा जमाना चेंज हो गया, इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें कानून में भी बदलाव अब लाना चाहिए, क्योंकि कानून का सहारा लेके कई औरतें भी मिसयूज करती है और कई पुरुष भी करते हैं। ये नहीं है कि हम केवल औरतें, इसीलिए मैंने कहा कि हम जनरलाइज कोई चीज नहीं कर सकते। परिस्थिति, आपके इमोशंस भी कई तरह के होते हैं, कभी लव का होता है, कभी हेट्रेड का होता है, कभी एंगर का होता है, 100 तरह के इमोशंस हमारे अंदर हैं। वो इमोशंस कब किस रूप में आता है ये कोई नहीं जानता, और हो सकता है मन में कुछ और हो और वो सामने किसी और रूप में। सुषमा जी, आपने बहुत ही अच्छी, महत्वपूर्ण और बड़ी वाजिब बात कही, क्योंकि देखिए यहाँ बात ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, पति करे या पत्नी करे, गलत तो दोनों ही। और समय का बदलाव है तो कानून में भी बदलाव होना चाहिए, कोई भी जेंडर इसको मिसयूज ना करे। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि घरेलू हिंसा से जो सुरक्षा के कानून हैं सिर्फ पत्नियों के पास हैं, पति के पास नहीं है। अगर पत्नी की पिटाई पति करता है तो वो घरेलू हिंसा में आता है, लेकिन अगर पत्नी पति की पिटाई करती है तो वो घरेलू हिंसा में नहीं आता है। बिल्कुल यही मैंने सोचा और कहा, इसलिए मैं सोचती हूँ इसमें एक जो तराजू होता है ना वो बराबर होना चाहिए। एक का पलड़ा अगर भारी हो जाता है तो दूसरा नीचे जाएगा ही। तो अगर हम तराजू बराबर रखते हैं तो न किसी का नुकसान होगा, न हमारा ये जो विद्रोही रूप सामने आ रहा है वो भी नहीं आए, न पुरुष का न औरत का। बिल्कुल राखी जी, जब बराबरी की बात हो रही है तो बराबर का कानून होना चाहिए, बराबर की सजा होनी चाहिए। अपराध तो दोनों ही है, चाहे पति पत्नी के साथ करे चाहे पत्नी पति के साथ करे। इसमें ना एक बहुत बड़ा रीजन, जैसे मैम ने अभी जिक्र किया, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा मायने रीजन रखती है। इसमें क्या होता है कि हम बेटियों को ना शुरू से एक अनहेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस की आदत डाल देते हैं। जब हमारे घर में बेटियां होती हैं तो बहुत से लोग ना, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा, तू तो मेरा बेटा है, कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज डाल देते हैं कि तुम लड़कों से कम नहीं हो। तो यहाँ हमने कोई अच्छी बात नहीं की, हमने उनको मोटिवेट नहीं किया,
हमने साइकोलॉजिकली उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस जगा दी कि लड़कों के साथ आपका कॉम्पिटिशन है और आप इनसे कम नहीं हो, आप इनके बराबर हो। अगर हम उनके अंदर एक हेल्दी फीलिंग डालें, हाँ तुम मेरी बेटी हो, बेटियां बहुत अच्छी होती है, जितने अच्छे बेटे होते हैं उतनी अच्छी बेटी होती है, कोई ऐसा कॉम्पिटिशन तो नहीं है। तो ये इस तरीके का, और एम्बिशन एक नेचुरल फैक्टर है, पर्सनालिटी का एक बहुत नेचुरल फैक्टर है एम्बिशियस होना। लेकिन एम्बिशन भी दो तरह की होती है, एक होती है चेक्ड एम्बिशन, एक होती है अनचेक्ड एम्बिशन। चेक्ड एम्बिशन जब हम कुछ प्रोग्रेस करने के लिए, अपने आप के बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि बेटरमेंट जिसमें किसी का नुकसान ना हो, कोई क्षति ना हो। अनचेक्ड एम्बिशन होती है जब हम एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वी जस्ट वांट सक्सेस, वी जस्ट वांट प्लेजर, चाहे वो मॉनेटरी फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी ईगो की फॉर्म में हो, जो हमने कहा बस हमें वो चीज चाहिए, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे हो। दिस इज कॉल्ड इन साइकोलॉजिकल टर्म्स अनचेक्ड इमोशंस और अनचेक्ड एम्बिशन। तो कहीं ना कहीं हमारी जो भी गार्जियन है उनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता है कि वो हमारे साथ हमें इस चीज को जरूर सिखाएं कि ये चेक इमोशंस को हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि हम अपने इमोशनली हम बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर कहते हैं ना कि हमको ही बर्बाद करती हैं हमारी ख्वाहिशें, हमको ही बर्बाद करती हैं हमारी ख्वाहिशें, और ना तो जीती हैं ना मरती हैं हमारी ख्वाहिशें। और फलसफा जीने का अपने तब समझ आता हमें धीरे धीरे जब उतरती हैं हमारी ख्वाहिशें और छोड़ आए अपनों को पीछे हम ऐसे हाल में, जैसे इस केस में हुआ, छोड़ आए अपनों को पीछे हम ऐसे हाल में कि आगे चलने से बिगड़ती हैं हमारी ख्वाहिशें। तो आप बड़े सपने देखो, बड़ी ख्वाहिशें देखो, लेकिन एम्बिशन होना, सक्सेसफुल होना कहीं से कहीं तक हैप्पीनेस की गारंटी नहीं है। तो आपको भी लगता है जी, आपको भी लगता है कि ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, कहीं ना कहीं हम उस रास्ते में भटक रहे हैं, हम इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जो हमारा जो तरीका है कहीं ना कहीं वो हमें गलत रास्ते पे ले जा रहा है, हमें इम्पेशेंट बनाता जा रहा है। क्या ये सब भी एक बड़ा कारण है? हाँ जी, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे जो आपने अभी बोला। आपने बोला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट क्या इसका एक कॉज है। देखिए, अगर हम इसमें एग्जांपल लें सुधा मूर्ति जी का, शी इज फाइनेंशियली हाइकर, लेकिन उस केस में ऐसा नहीं है। शी इज एन एग्जांपल ऑफ हम्बलनेस एंड एक्सीलेंस, है ना, कंपैशन, शी इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैशन। तो जिस तरीके से केसेस आते हैं कि मोबाइल बच्चों को बिगाड़ने का एक रीजन है, तो मोबाइल कहीं से कहीं तक कोई रीजन नहीं है। सोशल मीडिया इज नॉट अ रीजन, द रीजन इज कि आप उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जैसे आप भी वर्किंग हैं, सभी लोग हम सब वर्किंग हैं, इट इज नॉट अ रीजन, लेकिन उसको अपने सर पर चढ़ा लेना, उसके नशे में डूब जाना और सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना, कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, उस चीज का नशा हो जाना, दिस इज द मेन रीजन। सुषमा जी, राखी जी, सुषमा जी भी आपकी बात पर कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। मैं राखी जी की कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ असहमत भी हूँ। जैसे कि उन्होंने बेटी बेटा का जो उदाहरण दिया, मैं अपना उदाहरण इसमें दे सकती हूँ कि मेरे 4 भाई थे, हैं रादर, और 4 भाइयों के बाद एक मैं हुई। मेरे पिता एजुकेशनिस्ट थे, पीछे मैंने भी एजुकेशन की ही लाइन ली बच्चों को सिखाने की। तो उसमें हमेशा वो बोला करते थे मेरी 4 बेटी और 1 बेटा है। पर उन्होंने बैलेंस भी रखा। जिस दिन मेरी सगाई हुई थी, या मुझे हमेशा पालते वक्त ये बोलते थे, बेटा होने का मतलब ये नहीं कि तुम सबके सर पर नाचो, तुम्हें अपने जिंदगी में एक बैलेंस, एक संतुलन रखना होगा। सही क्या है, गलत क्या है, ससुराल वालों से कैसा व्यवहार रखना है, घर वालों से कैसा रखना है, पीहर वालों से, समाज से भी। तो बेटी बेटा बोलने से कोई संतुलन नहीं बिगड़ सकता है। संतुलन आपका अपने ऊपर है कि आप कैसे उसको दिमाग में या मस्तिष्क में रख के बड़े हुए, उसे आपको कैसे सिखाया गया। दूसरा, जो मोबाइल की बात है, मैं अंडरप्रिविलेज्ड के साथ काम करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उनपे इफेक्ट करता है, और उसके 2 कारण हैं। एक, वो घर का माहौल ये देखते हैं कि उसके बाप ने हमेशा उसकी माँ को मारा, माँ हमेशा सफरर है, वो कहीं से कुछ कर नहीं पाती है, हालांकि वो कमा रही है, सब कुछ वो कर रही है, बाप शराब पी रहा है, घर में बैठा है, मारपीट कर रहा है। पर इस केस में जो फाइनेंशियल बात उठी,
उसमें ये कि वो कमा के भी सह रही है। बच्चे जो हैं माँ बाप एक कमरे में रहते हैं, उनके क्लोज रिलेशनशिप को भी वॉच करते हैं। एक कमरे में आप 4 जन रह रहे हैं, कई बार माँ प्रताड़ित भी होती है, माँ कई दर्द भी सहती है, माँ कई अपने थकान को भी सहती है, पर वो पति को मानती है, पर करना पड़ता है रहता है। यही चीज वो सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ओपन है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से उनके दिमाग में जो है वो असर आता है। तो अगर हम एक को हटाकर थोड़ा सा उन्हें कम कर दें तो वो असर डेफिनेटली पड़ेगा, मैं ये मानती हूँ। और रही फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की, इसमें भी वही आता है, कहीं ना कहीं हम अपने को समझदार बनाएं, अगर पति की ओर नहीं जाए, सही और सकारात्मक अप्रोच रखें, तो हमारा फाइनेंशियल थिंग्स हमको नहीं कभी भी इफेक्ट करेगा। पर मुश्किल ये हो जाती है कि बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सही दिशा में कोई भी चीज कर रहे हैं, सही तरह से कर रहे हैं, देखिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग बराबर का बैलेंस बना के चलते हैं। मैं ज्यादा या आप ज्यादा, मैं कम या आप कम, इससे कुछ नहीं होता। मेरा गलत और आप, मतलब ऐसा नहीं कि एक गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूं और एक सही कर रहा है तो साथ में मुझे सही करना चाहिए, वो तो बात सही है, लेकिन वो बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अब हमारे देश में क्या है कि हिंसा का जो कानून है वो जेंडर स्पेसिफिक है, आपको नहीं लगता कि जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और यही ये जो न्यूट्रल नहीं है, और ये जो औरत या विमेन या फीमेल या कोई भी नारी अगर इतनी विद्रोही हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ये बात कर सकती है कि केवल हमारे लिए क्यों, वो एक क्यों जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो सबके लिए है, केवल हमारे लिए तो क्यों, पुरुष के लिए क्यों नहीं? पुरुष कुछ करने के पहले क्यों नहीं सोचता कि ये गलत है या ये सही है? और यही चीज हम नारी पे भी कह सकते हैं। तो न्यूट्रल बैलेंस तो होना बहुत बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर हम केवल नेगेटिविटी में जाएंगे तो हम कभी भी कुछ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत जरूरी है, मैं ये मानती हूँ। राखी जी, आप क्या कहेंगी, इतना इनटॉलरेंस क्यों होता जा रहा है? मैम, इतना इनटॉलरेंस हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो आने वाली जनरेशन है, आई थिंक जो अभी ये वाली जनरेशन है, ये और आने वाली जनरेशन, ये सबसे अनप्रिविलेज्ड जनरेशन है, बिकॉज पेरेंट्स आर ऑलरेडी अंडर द कस्टडी ऑफ दिस वर्चुअल मीडिया, है ना। तो पेरेंट्स हैव नो टाइम। शायद हम लोगों की लास्ट पीढ़ी थी कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चों के लिए इतना वक्त होता था। तो इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो पेरेंट्स का खुद ही बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाना, इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर पेरेंटिंग टाइम। और उसके सिवाय इसका बहुत सारा रीजन है कि बच्चे आजकल जो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो खुद भी बहुत वर्किंग है, तो बहुत इम्पल्सिव, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो जैसा कि अभी बोला गया कि वुमेन ज्यादातर वर्किंग है, तो उनके अंदर बिल्कुल भी नेगोशिएशन, या मेड वर्किंग है, मैंने ऐसे मेल को भी देखा है जो ये कहकर अत्याचार करते हैं कि हम कमा के भी लाए और हम घर में भी काम करें, जबकि वुमेन जो कमा के लाती है वो घर का सारा काम भी करती है ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे जब घर में इस तरीके के हिंसात्मक वातावरण को देखते हैं तो उनके ऊपर इन सब चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और मैं फिर से उस चीज को कहूंगी कि हम बच्चों को ये सिखाएं कि दोनों बच्चे इक्वल हैं, बेटी को बेटा कहकर, और कई बार जब बेटे काम नहीं करते तो उसको कहते तू तो लड़की है। तो इन चीजों से कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। हम खुद अपने बोलचाल में, और आप इस समाज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन घरों का माहौल बहुत अच्छा और डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, पर वो बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते। तो ज्यादा डिपेंड करता है आपका घर का वातावरण, क्योंकि एक प्लांट जिस एनवायरमेंट में रहता है उसी में वो ग्रो करता है। थोड़ी बहुत देर के लिए उसको इधर उधर कर दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम वो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों ने हमें सुना नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। राखी जी, तो क्या आप भी राखी जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि राखी जी जो बात कर रही हैं वो अर्बन एरिया में ज्यादा बात कर रही हैं, हम रूरल एरिया की और हिंसा वहीं से शुरू हो रही है। जब वो कास्ट या वो जो एक क्लास है वो जब ऊंचा उठने लगता है, जैसे जब उनके बच्चे पढ़ने लगते हैं तो उस क्लास में जो फीलिंग्स आती हैं वो इस चीज को देख के आती हैं। तो इसलिए हम केवल अपने ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रह के हमें बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है और ये इसके कारण क्या है।
मैम अभी जो ये श्रद्धा मर्डर केस हुआ ये रूरल एरिया में नहीं हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था और यहाँ वो है सुषमा जी आंकड़े अधिकतर तो बताते हैं कि खान सुषमा जी आंकड़े बताते हैं कि शहरों के बजाय गांव में रहने वाली महिलाएं पति के साथ ज्यादा हिंसा करती हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि उनका विद्रोह ज्यादा बढ़ गया है। तो हमें अर्बन एरिया देखना चाहिए, वो इतना सहती है। मैं कईयों को जानती हूँ जिंदगी में जो सहते सहते बीमार हो गई, तब उनका विद्रोह सामने आया। वो विद्रोह का पहले सकारात्मक रूप में आ जाता तो शायद उसको ये सहना नहीं पड़ता। सुषमा पर जी ये उसने आप सही सहा। कह रही हैं कि ज्यादा संख्या महिलाओं का ऐसा ही है जो शुरू में दबा कुचला रहा है और बाद में बर्दाश्त की हद हो गई और उन्होंने ये रूप धारण कर लिया। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो शुरू से पति पे हिंसा कर रही हैं, लेकिन पति के सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पहले पति को कहने में शर्म आती थी और जब कहना शुरू किया तो कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि हिंसा का कानून पतियों के लिए बना ही नहीं है। राखी जी, ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि क्या आप भी ये मानती हैं एक कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ पति के साथ जो हिंसा की करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है? देखिए उम्र के साथ साथ क्या होता है, अलग अलग डिपेंड करता है सिचुएशनल। इसका एज से ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये सिचुएशन से मायने रखता है कि आपका एनवायरमेंट, आपकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है। अगर बचपन से आपको एक ट्रेनिंग दी गई है कि बहुत से इस तरह के, मैंने गाँवों में इस तरह की काफी पेरेंटिंग देखी, इवन शहरों में भी, कि बेटा तुम्हें किसी का सुनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी का क्यों सुनोगे। तो इस तरह की आदमियों को कि अरे भाई तू तो कमाता है, तू क्यों उसके साथ काम करवाएगा, वाइफ के साथ घर के काम क्यों कराएगा। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। और लेकिन राखी जी, ये जो हम लोग बात करें, हम जो आपसे सुनना चाहते हैं, ये तो एक अलग बात होगी जहां पति जो है डोमेस्टिक वायलेंस की हम खबरें देखते रहते हैं, लेकिन अब जो पति प्रताड़ित हो रहे हैं वो कहाँ जाएं, वो क्या करें? क्योंकि समय बदल गया है, वाकई बदल गया है। हाँ, जी आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल पतियों की बहुत बुरी दुर्दशा है। एक्चुअली एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर वो लोग नहीं कह पाते इस चीज को, है ना। तो बहुत ज्यादा दुर्दशा है। यहीं पर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें एक अवेयरनेस फैलाने की और पेरेंटिंग में बहुत बड़े चेंजेस लाने की, आप जैसे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कि ठीक है आप एम्बिशियस होइए, अपने बच्चों को एम्बिशियस बनाइए, लेकिन उस एम्बिशियस में ना आप एक कॉलर आईडी और एक चेक, ऑटो चेक जरूर लगा लीजिए। टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए कि हमारी जो एम्बिशन है ये चेक एम्बिशन है या अनचेक एम्बिशन है। अगर कहीं भी हमें लगे कि हम बहुत ज्यादा हसरतों की ख्वाहिश में बहुत आगे निकल रहे हैं और जिसमें सब कुछ छूटता जा रहा है, तो इट्स टाइम टू टेक अ यू टर्न। आप वापस आइए, क्योंकि अगर आपको एक सोने के महल में अकेला छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि 1 महीने तक यहाँ कोई इंसान नहीं है, तो आप ऐसे सोने के महल में नहीं रह पाओगे, आप पागल हो जाओगे। तो इसीलिए रिश्ते को हम बचपन से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि रिश्ते को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और मॉनिटरी चीज जरूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ रिलेशनशिप। सुषमा जी, आप क्या कहेंगी, पत्नियों से प्रताड़ित पति कहाँ जाएं? पहली बात। दूसरी बात है कि क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए? ऑलरेडी इसकी मांग हो रही है, आपके हिसाब से क्या सही है? हाँ मुक्ता, मैं इस बिल्कुल मानती हूँ कि एक ये आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि कहाँ जाएं। अब अगर पुरुष सबल तो होता है नारी से, ये तो हमें मानना पड़ेगा। वो मस्कुलर बॉक्सर्स उन सब की अगर आप छोड़ दें, नॉर्मल कॉमन नारी की बात करें, पुरुष की बात करें, पुरुष सबल होता है। जब उसका भी आक्रोश बहुत बढ़ जाता है तो फिर ये मारापीटी होती है। अगर नारी गलत है, वो सहता कितना सहेगा। जो नारी पे आया वही पुरुष पे भी आता है। तो आयोग तो बिल्कुल बनना चाहिए, बहुत बढ़िया सजेशन है। और मुझे लगता है श्रेष्ठ भारत ये जरूर इसको फैलाएगा और या इसकी अवेयरनेस जगाएगा, और जगाना भी चाहिए, चाहे हम हो चाहे आप हो। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? मैंने कहा जो पत्नी से प्रताड़ित पुरुष हैं वो कहाँ जाएं, क्या करें? क्योंकि अगर वो उनसे बराबरी में लड़ते हैं तो सबसे पहले उन पर हिंसा का कानून लागू हो जाएगा। तो आखिर वो कहाँ जाएं, किससे अपनी गुहार लगाएं? मेरे ख्याल से आजकल मीडिएशन सेंटर्स भी हो गए हैं, जहां लीगल मीडिएशन सेंटर्स हैं, जहां वो जा सकते हैं पहले। पर होता है कि मीडिएशन सेंटर में हम तब जाते हैं, हमें तब अक्ल आती है कि जब बात आगे बढ़ जाती है। उसके पहले हम सोचते ही हैं कि हम मीडिएशन सेंटर जाए, कहीं एक
समाज की झिझक भी शायद इसमें शामिल होती है, तो वो म्यूजिशियन सेंटर जा सकते हैं, वो कोर्ट में कुछ नियम है जहाँ जा सकते हैं। उसके अलावा तो आयोग कमेटी है, या अपने लॉ से खुल के बात करें दोनों जन। क्योंकि अभी मेरी जब स्नेहा से बात हो रही थी तो ऐसे ही मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही थी, उसने ये कहा कि उसने अभी उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर इन लॉ की शिकायत उसने आके अपनी मदर से की, एक जस्ट वेरी स्मॉल पेरेंटिंग के ऊपर, कि मेरी सास को मेरा हाथ का खाना नहीं पसंद है। मदर को ये कहने की जगह कि कैसा उनको खाना चाहिए तुम पूछ के बताओ, शी सेड कि तू खाना ही बनाना छोड़ देना, अपने आप बनाएगी। तो ये नेगेटिव पेरेंटिंग है विच वी डोंट वांट इन आवर सोसाइटी। राखी जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, कहना चाहती थी मैम, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आए जो आपके क्वेश्चन का एक आंसर है कि आपने कहा जो पत्नी से प्रताड़ित पति है वो कहाँ जाए। तो जो पत्नी से प्रताड़ित पति है, जिस तरह जगह जगह सड़कों पे होर्डिंग्स लगे रहते कि किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो आप इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें, घरेलू हिंसा है तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते भी हैं जिसमें बहुत सारे पति पुलिस थाने जाते हैं और वहां पर वो कंप्लेन करते हैं और उसमें प्रॉपर एक्शन भी लिया जाता है। हमारे पास प्रॉपर फॉलोअप भी होता है इन केसेस का, जहाँ वहाँ पे प्रॉपर चीजों के लिए एक्शन लिया जाता है। लेकिन हमारी सरकार को यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे एक तो आपने बोला कि इस तरीके की फीमेल्स के लिए भी एक परिषद बननी चाहिए, गठन होना चाहिए। प्लस हमारी सरकार को मेड के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जरूर देना चाहिए कि अगर किसी भी पुरुष के साथ किसी भी तरह का कुछ भी वायलेंस होता है या कोई भी प्रताड़ना होती है तो तुरंत वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।